नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, वो बिल्कुल रामबाण साबित होगा। तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो प्लेटलेट्स हैं ये कहाँ बनती हैं। प्लेटलेट्स तो बता दें डियर, जो प्लेटलेट्स हैं ये बोन मैरो में बनती है, लाल रुधिर में बनती हैं, धमनियों में बनती हैं या हाइड्रा में बनती हैं। तो पहली बात, जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जो कार्य है शरीर में, मैं आपको बता दूं कि ये आपको क्या करती हैं। ये आपको प्रतिरक्षा तंत्र को क्या इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को, जो रोगाणु हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, उससे लड़ने में हमारे शरीर को एक मजबूती और आधार प्रदान करती हैं। ये चीज़ें थी प्लेटलेट्स की। अब प्लेटलेट्स बनती कहाँ हैं, तो ये बनती है डियर बोन मैरो में। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है वर्वेन हमिंग बर्ड पक्षी के अंडे का वजन कितना होता है। क्या लगभग 2.365 ग्राम, लगभग 0.365 ग्राम, या लगभग 0.125 ग्राम, या लगभग 0.565 ग्राम। तो बता दें डियर, जो हमिंग बर्ड पक्षी है इसका जो अंडे का वजन है डियर, वो लगभग 0.3365 ग्राम होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हमिंग बर्ड छोटा पक्षी है, आपको पता ही है, इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कछुआ क्या खाना पसंद करता है। शाकाहारी, सर्वाहारी, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कछुआ है डियर, ये शाकाहारी भी खा लेता है, सर्वाहारी भी खा सकता है, यानी कि इसे दोनों चीजें पसंद हैं। इसका जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। कछुआ जो है उपर्युक्त दोनों चीजें खा लेगा, वो शाकाहारी भी खाता है और मांसाहारी भी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और कछुए सबसे ज्यादा जो है ओलिव रिडले कछुआ की प्रजाति जो है डियर, ये उड़ीसा में पाई जाती है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर जिसने 1866 में डायनामाइट की खोज की थी, यानी कि डायनामाइट की खोज के जनक पूछ रहा है। क्या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, लुइस सोला ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, या बर्नार्ड ने। तो जो डायनामाइट की खोज की थी वो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब कब की थी, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। 1866 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, और इन्हीं अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1901 से की गई थी। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है ऐसे विटामिन जो तेल या चर्बी में घुल जाती हैं और लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं, क्या कहलाते हैं। वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, उपर्युक्त दोनों में घुलनशील, या किसी में घुलनशील नहीं होते। तो बता दें, जो ऐसे विटामिन हैं जो तेल या चर्बी में घुल जाते हैं और शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं डियर, तो ये फैट में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है, और बाकी जो सभी विटामिन हैं डियर, चाहे वो ए हो, डी हो, ई हो, के हो, ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन की बात सबसे पहले हॉपकिंस और फंक महोदय ने की थी, और विटामिनों में सबसे पहले विटामिन सी की खोज की गई थी। और विटामिन की हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, और विटामिन का जो कार्य है वो हीनता जन्य रोगों से बचाने के लिए हमारी बॉडी में वर्क करती है डियर। तो इतनी चीज़ें आप विटामिन से भी नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस ओवन में 763 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है तथा बिल्कुल भी राख नहीं बचती। क्या सोने को, लोहे को, मोती को, या हीरा को। तो अगर 763 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड जो बना देता है वो हीरा बना देता है डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हीरे के अगर अपर रूपों की बात की जाए तो कोयला है, ग्रेफाइट है, ये हीरे के क्या अपर रूप माने जाते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के विकास को रोक देता है, सूक्ष्म जीवों के विकास को रोक देता है तथा संक्रमण
सर्जरी और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए अक्सर अस्पतालों और अन्य चिकित्सा सेटिंग्स में उनका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपको फीवर आ गया, तो फीवर क्या है, एक इन्फेक्शन है बॉडी में, तो उसको कम करने के लिए पूछ रहा है। सीधे ये समझ लीजिए, क्या पायरोटिक्स होगा, पायरेटिक्स, बायोटिक्स या एंटीसेप्टिक होगा। तो बता दें डियर, जब ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकता है तो वो जो डियर रोकता है वो एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबायोटिक होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक वैज्ञानिक उपकरण है पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ जाता है। क्या टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, पेरिस्कोप है या इनमें से कोई नहीं। तो कोई चीज नीचे डूबी है उसको हम उस यंत्र के माध्यम से ऊपर देख लेते हैं, तो वो यंत्र है क्या, पेरिस्कोप। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा, पेरिस्कोप। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रदूषण आते हैं अम्ल वर्षा में जो दो प्रकार के होते हैं, ये पूछ रहा है। क्या ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो बता दें डियर, जो अम्ल वर्षा है ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के मेल से बनती है, यही दो प्रदूषण है इसके वायु में। और अम्ल वर्षा की बात अगर विश्व में पूछी जाए तो सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो स्वीडन में हुई थी 1972 में। अगर भारत में पूछी जाए कि अम्ल वर्षा सबसे पहले भारत में कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। अगर पूछ ले कि अम्ल वर्षा की बात सबसे पहले किसने की थी, तो जे फोरियर और रॉबर्ट अंगस ने अम्ल वर्षा तथा ग्रीन हाउस प्रभाव की बात की थी। तो इतनी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अम्ल वर्षा से दीवालों का जो क्षय रोग हो जाता है, जिसे दीवालों का हम एक तरीके से कुष्ठ रोग भी कह देते हैं, स्टोन लेप्रोसी भी कह देते हैं। जो हमारे प्रदेश का ताजमहल है वो आजकल इसी अम्ल वर्षा की चपेट में है, इसी एसिड रेन से उसकी दीवारें पीली पड़ रही हैं। जो कि मथुरा में जो तेल शोधक रिफाइनिंग कारखाना लगा है उसकी चिमनियों से निकलता है जो धुआं, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की ही गैसें निकलती हैं डियर, जिससे ताजमहल पीला हो रहा है। तो इतनी चीज़ें आप अम्ल वर्षा के बारे में नोट कर लीजिएगा। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग को कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, विकास अवरुद्ध क्लाइमेट, या भूमिगत क्लाइमेट चेंज, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग है डियर, इसको हम एंथ्रोपोजेनेटिक क्लाइमेट चेंज कह देते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर पूछ ले कि विश्व में सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है उसका नाम क्या है, तो विश्व में जो सबसे बड़ी या सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्लोबल वार्मिंग गैस है डियर वो जलवाष्प है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, डैश अध्यापक प्रशिक्षण की एक लघु प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण परिस्थितियों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट कौशल का अभ्यास किया जाता है। कक्षा का आकार शिक्षण का कालांत तथा प्रकरण का लघु रूप होता है। यह क्या वृहद शिक्षण है, निम्न कक्षा का शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण है, या लघु प्रश्न उत्तर शिक्षण है डियर। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये सूक्ष्म शिक्षण का है, यानी कि माइक्रो टीचिंग का है। और विश्व में माइक्रो टीचिंग के जनक जो माने जाते हैं वो ब्रूस और एलन को माना जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर भारत में पूछ ले कि सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है, तो जो भारत में हैं वो डी तिवारी जी माने जाते हैं। और भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण का निर्धारित समय बताया गया है डियर वो 38 मिनट बताया गया है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। पिछली बार उत्तर प्रदेश की यूपीटीईटी प्रतियोगी परीक्षा में ये सूक्ष्म शिक्षण का टाइम पूछा गया था, तो 38 मिनट प्रतिबंधित है डियर भारत में। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रोसेस होता है इसमें हम पहले योजना बनाते हैं डियर। योजना बनाएंगे फिर हम क्या करेंगे, पहले प्लान करेंगे ना, किसी चीज़ को प्लान कर लिया, फिर टीच यानी कि पढ़ा देंगे, फिर फीडबैक लेते हैं कि बालक ने कितना सीखा, फिर रीप्लान करेंगे, फिर रीटीच करेंगे, फिर फीडबैक लेंगे। तो ये प्रक्रिया ही क्या सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिए। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पारादीप बंदरगाह कहां स्थित है, गुजरात, उड़ीसा, गोवा या मध्य प्रदेश में। तो जो पारादीप बंदरगाह है डियर ये उड़ीसा में पड़ता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, उड़ीसा। उड़ीसा को याद रखिएगा। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक जी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है। और उड़ीसा के ही राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम बन रहा है, जो कि हॉकी का भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला
प्रश्न कह रहा है सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है? काजीरंगा, करेरा अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य या दलमा अभ्यारण्य? तो जो सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है डियर, वो उसका नाम है क्या? करेरा अभ्यारण्य। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। धान में जो झुलसा या ब्लास्ट रोग के लक्षण क्या हैं? पत्तियों पर लगभग 1 मीटर चौड़े नाव आकार के भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इनके बीच का भाग राख के रंग का हो जाता है। बलियों के नीचे डंठल पर भूरा काला धब्बा दिखाई देता है। ये सभी तो ये तीनों बातें क्या धान में जो झुलसा रोग है उससे दिखाई देती हैं। अगर पूछ ले कि धान की खेत से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, तो जो धान के खेत से गैस निकलती है उसे हम मीथेन गैस के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र CH4 होता है डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार भारत में एक दिन में कितना प्लास्टिक कचरा असंग्रहित रह जाता है? 10,000 टन, 26,000 टन, 40,000 टन या 5,000 टन? तो जो 10,000 टन है ये असंग्रहित रह जाता है डियर भारत में एक दिन में प्लास्टिक कचरा। अगर प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में बात पूछी जाए तो विश्व में अमेरिका सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा का उत्पादन करता है। अगर ई कचरे के उत्पादन की बात की जाए तो ई कचरे में विश्व में चाइना टॉप पर है। ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 10 सितंबर, 10 दिसंबर या 28 सितंबर? तो जो विश्व मानवाधिकार दिवस है डियर ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कोरोना वायरस से जुड़ी सबसे विश्वसनीय जानकारी कहां से हासिल की जा सकती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, न्यूज चैनल आज तक से, वुहान के सैटेलाइट से या अमेरिका के प्रेस कॉन्फ्रेंस से? तो कोरोना वायरस या कोविड-19 से जुड़ी जो महामारी है इसके संबंध में जो आप एग्जैक्टली डाटा या न्यूज प्राप्त करेंगे वो WHO के माध्यम से प्राप्त करेंगे। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और WHO के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस घेब्रेयेसस अधानोम जी हैं। और WHO का जो कार्य है जो विश्व स्वास्थ्य व्यापार संगठन इसका कार्य है। इसका जो मुख्य कार्य होता है ये विश्व में क्या स्वास्थ्य संबंधी जो चेतना है उसको जागृत करना है और जो कोई महामारी आती है तो उसके संक्रमण को रोकने का उपचार और विभिन्न तरीके से सहयोग और प्रतिक्रियात्मकता व्यक्त करना WHO का कार्य है। ये आप नोट कर लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांश कौन से साम्राज्य आते हैं? पंजाबी साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, मरुस्थलीय साम्राज्य या गुजराती साम्राज्य? तो बता दें भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो अधिकांश साम्राज्य है डियर वो मराठा साम्राज्य आता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। और मराठा जो क्या थे ये गोरिल्ला युद्ध में प्रवीण होते थे। जैसे शिवाजी थे तो क्या थे ये गोरिल्ला युद्ध में प्रवीण माने जाते थे, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रबी की फसल वे कृषि फसल होती हैं जिन्हें सर्दियों में बोया जाता है, सर्दियों में काट लेते हैं, गर्मियों में बोया जाता है, बसंत में काट लेते हैं, सर्दियों में बोया जाता है और बसंत में काटा जाता है, बसंत में बोया जाता है और भारत में सर्दियों में काटा जाता है। तो जो रबी की फसल है ये सर्दियों में बोई जाती है और बसंत में काट ली जाती है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। कथकली के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? मयूरभंज, आटकथा, भांगड़ा या बांस नृत्य? तो कथकली का जो साहित्यिक रूप है डियर इसे हम आठ कथा के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कथकली किस राज्य का जो है वो शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सन 2019 में सालमर्दा थिमक्का को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार से, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से, हम्पी विश्वविद्यालय द्वारा नादुजा पुरस्कार से या इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार से? तो 2019 में जो सालमर्दा थिमक्का को सम्मानित किया गया था वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से क्या पसीना निकालने या लाने की क्रिया या अभाव है जो रसायन शास्त्र में किसी चीज पर की जाने वाली वह प्रक्रिया है जिससे वह चीज हवा की नमी के कारण पसीजने या गलने लगती है, कहलाती है प्रस्वेदन, अनावरण, प्रगमन या प्रवास? तो ये प्रस्वेदन होता है डियर, जो पसीना आता है ना वो प्रस्वेदन के कारण आता है आपकी बॉडी में, नोट कर लीजिएगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वनस्पतियां अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना लेती हैं। इस भोजन में जो कम में पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं जो कि पौधे पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, इसलिए पौधों को क्या कहा जाता है? कुल मिला के पूछ रहा है कि पौधे क्या कहलाते हैं। तो पौधे डियर क्या उत्पादक होते हैं, क्योंकि इन्हीं पौधों में क्या
शाकाहारी जीव निर्भर होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। शाकाहारी को जो खाता है वो क्या द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं, और जो मांसाहारी को भी खा लेता है क्या वो तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाते हैं, जो कि क्या सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं। तो ये उत्पादक एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा ए ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किस तरीके से आप किसी बच्चे को पर्यावरण अध्ययन में जोड़ सकते हैं और रुचि ला सकते हैं? विभिन्न प्रकार के तथ्यों पर व्याख्या करके, कक्षा में अच्छा निर्देशन करके, अलग अलग तथ्यों को वास्तविक जिंदगी से जोड़ करके, या पाठ्य पुस्तक से बच्चों को बढ़ा करके। तो निम्नलिखित में से आप बच्चे को पर्यावरण अध्ययन में जोड़ सकते हैं डियर, वो अलग अलग तथ्यों को वास्तविक जिंदगी से जोड़कर जब आप पढ़ाएंगे, जो हमारा एनसीईआरटी भी कह रहा है कि बालक को क्या उसके जो दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उसको पाठ्यक्रम को आप जो पूर्ण करेंगे, उसके सिलेबस को जब आप समझाएंगे तो वो तुरंत सीख जाएगा, क्योंकि वो उन क्रियाओं को क्या अपने आसपास पड़ोस घर परिवार में करता रहता है। इसलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या उचित नहीं है? या हमारे बच्चों को नई नई चीज करने का अवसर देता है, या बच्चों को बस अवधारणाओं के ज्ञान पर महत्व देता है, या पेड़ पौधे पशु पक्षी इत्यादि आसपास की सभी चीजों के बारे में जानने में बल देता है, या बच्चों को सामाजिक तौर पर भी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जा सकती है? तो बता दें पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संबंध में जो उचित नहीं है, ये बच्चों को बस अवधारणाओं के ज्ञान पर महत्व देता है। ये अवधारणाओं यानी कि परिभाषा को रटने की बात कर रहा है, और हमारा एनसीईआरटी जो है वो परिभाषाओं को रटने की बात नहीं करता, यानी कि रटने पर बल नहीं देता, तो अवधारणाओं के ज्ञान पर महत्व नहीं देता। इसका जो बी ऑप्शन है डियर वो एकदम करेक्ट है। आइए बात कर लेते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप चाहते हैं कि बच्चे खुद भी अपना आकलन करें, जिससे हम लोग क्या स्व आकलन बोलते हैं। स्व आकलन निम्नलिखित में से किस आकलन से संबंधित होता है? निदानात्मक से, योगात्मक से, सतत एवं व्यापक आकलन से, या सीखने के समान आकलन से? तो बात क्या आ रही है स्व आकलन की, मतलब कोई चीज हम कर रहे हैं, कोई चीज सीख रहे हैं और उसका आकलन हम स्वयं कर लें, तो ये क्या कहलाता है? तो ये सीखने के समान आकलन कहलाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। ये थे टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर करिएगा, ताकि और सब्सक्राइबर इंक्रीज हों और व्यूज बढ़ें, जिससे हम आपसे जल्द रूबरू होंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।